हेलो। आज के जो हमारे गेस्ट है उन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट लॉजिस्टिक कंपनी में अपनी करियर की शुरुआत की। उन्होंने एम्प्लॉय से लेके डायरेक्टर का रास्ता तय किया। उन्होंने अपने योगा से अपनी जर्नी की शुरुआत और अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत बेहतरीन बनाई। वो अभी 60 साल की उम्र के हैं। उन्होंने अपनी योगा से अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से फिट रखा है। आज के हमारे गेस्ट है माइकल परेरा जी। अभी माइकल परेरा जी उनके जर्नी के बारे में हम लोगों को विस्तार में समझाए। हेलो, नमस्ते, थैंक यू मुझे जो अवसर दिया आपने श्रोताओं के साथ वार्तालाप करने का। मेरा पूर्ण नाम है माइकल साइमन परेरा। मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जो टॉप कंपनी है उसके साथ मैं जुड़ा था 34 साल और शुरुआत बेसिक लेवल से की और फाइनली ऐसे लेवल तक पहुंचा जिसके ऊपर कोई जगह नहीं थी। एंड ये पूरे जर्नी का जो हाईलाइट है, मैं ऐसे कहूँगा कि हाईलाइट इसलिए कहता हूँ क्योंकि 34 साल में कभी मैं मेरे बॉस के पास, कभी जो भी जितने भी बॉस थे, किसी एक के पास भी कभी मैं सिक लीव मांगने के लिए नहीं गया। ऐसे नहीं कि कभी मैं बीमार नहीं पड़ा, लेकिन बीमारी से कैसे बाहर आना है हमें पता था। और हमारी जो इनिशियल ग्रूमिंग हुई बचपन से, उससे बहुत कुछ सीखने मिला। स्कूल में, स्पोर्टिंग करियर में काफ़ी कुछ हमें सबक मिले, जिसे एक ही मेन ध्येय जिंदगी का बना कि अगर जिंदगी जीनी है एकदम तंदुरुस्त। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिसके वजह से कि हम हमारे नेचर के साथ जुड़े रहें और नेचर के साथ जुड़े रहने के और नेचर के जो रूल्स है वो कंटिन्यूस फॉलो करते रहें, उसका पालन करते रहे। उसकी वजह से आज जो अवस्था है उसी के कारण है। और अगर आपको कोई उदाहरण देना है कि पैंडेमिक के टाइम में सब घर में छुपे हुए थे, हम मैदान में थे। और एक भी दिन ऐसा नहीं है पैंडेमिक के दूसरे दिन, जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, हम दूसरे दिन ऑफिस में थे। पुलिस बैरिकेड को क्रॉस करके सबको समझा के हमारा महत्व क्या है लॉजिस्टिक्स में, ओके, और हमारा ऑफिस में जाना कितना इम्पोर्टेंट है, वो समझा के हम ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचने के बाद सबको प्रेरणा दी, सबको कई बेसिक चीज़ें सिखाए। पर्सनली सभी ऑफिसेस में विजिट करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ की फैमिली तक पहुंचे और उनको अपने आप को क्लेंसिंग कैसा करना है, टॉक्सिन्स कैसे बॉडी से निकालने हैं, बॉडी की मजबूती कैसे करनी है, क्या आहार लेना है ताकि हमारे बॉडी में कुछ खराबी ना हो, और अगर किसी को इन्फेक्शन ना हो इसलिए प्रोटेक्टिव मेजर्स कैसे लेने हैं, जो कि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए थे, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसे बचाना है उनसे और कैसे सीरियस लेना है, ये सब गाइडलाइंस, और बाकी कोई चीज़ें भी कैसे करना है ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, ये जब हमने लोगों को सिखाया तभी हमारे सभी एम्प्लॉयज़ निडर होके मैदान में उतरे। और हमारी एक पहली कंपनी थी जो सर्विस देने के लिए बाहर उतरी। उसके बाद में तो इतिहास बन गया, क्योंकि कंपनी उस बुरे हालात में भी इतनी तरक्की की जो कोई कंपनी तरक्की नहीं कर पाई, और आज भी एकदम टॉप पोजीशन में अपनी पोजीशन बरकरार करके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी है। ओके, तो आपने योगा की शुरुआत कैसे की? मेरी योगा की शुरुआत करीबन 15 साल पहले हुई, लेकिन उसके पहले भी अच्छी हेल्थ मेंटेन करने की मुझे आदत थी। और जैसा मेरा पोजीशंस बढ़ते गए और स्ट्रेस लेवल जैसी मेरी बढ़ती गई, तभी मेरा अंतर्मन मुझे कहता था कि अभी मन की मजबूती की काफ़ी ज़रूरत है। शरीर की तो मजबूती थी, लेकिन मन की मजबूती की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मन की मजबूती जब भी रहती है तभी आपका संतुलन ठीक रहता है। आपका डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप सीनियर पोजीशन में होते हो तभी आपसे कोई गलती ना हो। इसलिए मन की स्थिरता शरीर के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है
कि जब भी हम सीनियर पोजीशन में रहते हैं तभी हम एक दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, तभी हमारे विचारों में और हमारे फिजिकल एक्शंस में ओके हम हमारी ऐसी अवस्था में होनी चाहिए कि हम हर एक पल दूसरों के लिए प्रेरणा बने। ओके, सो आप अभी बोले कि आपके ऊपर कोई नहीं था, आप टॉप मोस्ट सीनियर पोस्ट पे थे, तो आप योगा के लिए वक्त कैसे निकालते थे? देखिए, मेरा वक्त निकालना है बहुत ज़रूरी है। हमारे वो एक एटीट्यूड बिल्ड करना हमारे अच्छी सेहत के लिए, अच्छे माइंडसेट के लिए, और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब भी हमको ये दुनिया छोड़ के जाना है, तब क्या बचेगा? वो सिर्फ यादें। वो यादें अगर अच्छी करनी है तो हमारे आचार विचार ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए योग हमारा एक बढ़िया माध्यम है और हमारे देश ने पूरे दुनिया को सिखाया। लेकिन एक पल ऐसा आया जब भी हमको पता चला कि दुनिया आगे चली, अभी हमको इस तरफ मुड़ना है। ओके, तो योग ये अच्छा माध्यम है जिससे आपका पूरा फिजिकल नहीं तो मेंटल भी अपब्रिंगिंग या अपलिफ्टिंग ओके ये इसमें आसानी से होता है अगर आपने पूरा मन लगाया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं जहाँ घर है ऑफिस से करीबन 60 किलोमीटर दूर, तो पहुंचना 2 घंटा, रिटर्न 2 घंटा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ओके, तो खुद के लिए वक्त बहुत कम मिलता था। लेकिन अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो कहीं ना कहीं कुछ खोना पड़ेगा, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए थोड़ा सा नींद कम कर दी। ओके, और योग में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो आपको सिखाते हैं कि आपको कम नींद में भी, अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन कम नींद में भी आपकी शरीर की अवस्था, बॉडी को पूरा, उसको शीतलीकरण बोलते हैं। तो उसमें बॉडी के शीतलीकरण के द्वारा आप बॉडी को अपने आप रिलैक्स करते हैं। ओके, और आप घंटों बिना थकावट के आप काम कर सकते हैं। ओके, ओके, तो ऐसे कोई माध्यम है, उनका फायदा लिया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक आदत बनाई थी कि सवेरे पहले जल्दी उठना है। अच्छा, जब भी वातावरण में ऑक्सीजन की लेवल काफी हाई होती हाँ, तो है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको योगा क्या टाइमिंग पे करना चाहिए, कौन से वक्त पे योगा करना चाहिए? आप जितने सवेरे प्रातःकाल जितने जल्दी उठेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, सवेरे हम हमारे भारतीय शास्त्र में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त। यस, ओके, आप कहीं भी जाओ, कहीं मंदिर हो, वहां पे अगर महाराज अगर उस मंदिर में रहते हैं तो 5 बजे वो मंदिर की घंटा बजाएंगे। कहीं आपके पास चर्च है तो 5 बजे चर्च की घंटा बजती है। कहीं आपके पास मस्जिद है तो अजान की पुकार आएगी। भगवान का नाम पुकारने के अलग तरीके हैं, लेकिन वो एक ही है और उसका वक्त वही है, प्रातःकाल। जिस वक्त वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, उस वक्त अगर आप योग करें या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करें और आपकी ब्रीदिंग इंक्रीज हो, तो उसके साथ में आपका ऑक्सीजन या प्राणवायु का इनहेलेशन बढ़ जाता है। वो बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। तो जल्दी उठना ये बेसिक जरूरी है। इसके लिए जल्दी सोना उतना ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। सो अभी किन किन लोगों को योगा की जरूरत है या किन किन लोगों को योगा करना चाहिए, आपके हिसाब से कोई स्पेसिफिकेशन है? योगा सबको करना चाहिए। ओके, ओके, क्योंकि बॉडी एंड माइंड दोनों को साथ रहना। आपका मन अगर चंचल है ओके, तो बॉडी साथ नहीं देंगी। अगर बॉडी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो मन कितना भी मजबूत हो, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं आएगा। वो बैलेंस आना जरूरी है। इसलिए वो हर एक की जरूरत है और वो हर एक को योग करना बहुत जरूरी है। बेसिकली एक बच्चा जब 12 साल का होता है तभी उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है अपने बॉडी के बारे में, ओके, समाज के बारे में, फैमिली के बारे में, और फिजिकल एक्टिविटीज में उसका पैरों पे बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है। ओके, ओके, वो एक एज होती है। उस एज से सभी को करना चाहिए। ओके, उसका कोई एज लिमिट नहीं है, मरते दम तक करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसके अंदर प्रतिबंध यही है कि आपकी तबीयत की अवस्था कैसी है, उसको भी आप ध्यान में रखना है। अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या दूसरी कोई बीमारी है तो उसको आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेना है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है। ओके, ओके, अदरवाइज आप हर एक व्यक्ति को योग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें
सिर्फ आपका मानसिक और फिजिकल संतुलन जो मेंटेन करना है, उसमें बाकी भी कोई चीजें हैं, किस वातावरण में आप रहते हैं, आपके अगल बगल का वातावरण कैसा है, अगर दूषित है तो उसको कैसे सुधारना है वो भी आपको पता होना चाहिए, आपका आहार कैसा है, आहार के ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। ओके, सो योगा करने के लिए बेस्ट टाइमिंग तो आपने बता दिया, ठीक है। तो योगा में बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए हमें मतलब क्या खाना चाहिए या नहाना जरूरी है योगा करने से पहले, या नहाना योगा करने के बाद नहाना चाहिए? आप क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं योगा के लिए? देखिए, पहले तो जल्दी उठना, ओके, उठने के बाद ब्रश करने से पहले पानी पीना। अच्छा, ओके, वो एक सवेरे ऐसी वक्त है जब भी आपका पेट खाली होता है और आप ज्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं। ओके, आप ब्रश करने से पहले अगर पानी पिएंगे तो आपकी जो लार है वो लार के साथ तो पानी भी कितना पीना चाहिए, मतलब क्या कम क्वांटिटी? से कम 2 ग्लास तो पानी पीना जरूरी है। मैं मानता हूँ। ओके, आप ज्यादा पी सकते हैं तो आप ज्यादा पी सकते हैं। ओके, ओके, बेली आपकी फुल हुई, ओके, और उसके बाद में अगर आप स्नान करके, ब्रश करके, स्नान करके आप साधना में बैठे, ओके, सो आप अभी कंटिन्यू कर दीजिए आप पानी के साथ जो बता रहे हैं। तो साधना के साथ साधना करने के लिए बैठते हैं, तभी वो पानी का जो बल्क है, जो फोर्स है, वो आपके बावेल्स के ऊपर भी प्रेशर डालता है। ओके, आजकल कॉन्स्टिपेशन या बद्धकोष्ठता ये कॉमन हो गई है सब जगह पे, और उसी के रिलेटेड बहुत सारे ज्यादातर बीमारियां हैं। yes, तो जब भी आप ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आपके बाउल्स पे आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाउल पे प्रेशर आता है, तो आपकी साधना पूरी होते होते आपको पॉटी जाना पड़ेगा। ओके, और जिस व्यक्ति को सवेरे पॉटी ठीक से होती है, उसके जैसा तंदुरुस्त कोई नहीं है। ओके, इसलिए मेडिकल टर्म्स में एक वाक्य का इस्तेमाल होता है, द क्वालिटी ऑफ योर स्टूल इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ योर। ओके, ओके, ये बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मॉर्निंग में आप जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, और थोड़ा सा वार्म रहेगा, लूक वार्म यानी आपका बॉडी टेम्परेचर के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो भी आप सस्टेन कर सकते हैं, तो आप डाइजेशन में फास्ट हो जाता है। आप ठंडा पानी पियेंगे तो आपको मुंह में थोड़ी देर रखना पड़ता है ताकि वो वार्म होके बाद में आप गल्प करें। तो जितना अगर लूक वार्म लेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है और आपको उसके काफी सारे अच्छे असर आते हैं। ओके, ओके, सो बात करने का क्या बात, आप अर्ली मॉर्निंग अगर उठ के पानी पीने के बाद अगर स्नान करेंगे तो आप में एक फ्रेशनेस आ जाता है, आपके हीट जनरेटिंग सेल जो है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। फ्रेशनेस आने के बाद में आपका माइंड भी थोड़ा सा ब्राइटन हो जाता है। आप योगा करो ना करो, अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठ के प्रातःकाल आपको स्नान करना ये शरीर के लिए काफी अच्छा है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से अगर करोगे ओके, तो और भी अच्छा है, भले ठंड रहो या गर्म एनवायरनमेंट रहे, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से जो पानी अवेलेबल उससे आप अगर स्नान करेंगे तो आपके बॉडी में अपने आप एक ऊर्जा तैयार हो जाती है। ठंड में आप नॉर्मल टेम्परेचर से स्नान करोगे तो एक केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है, एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हेस्टन्स इन अ कोल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, ओके, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आप वो ठंड एनवायरनमेंट में ठंड पानी से अगर जब स्नान करेंगे तो भी बॉडी में अपने आप एक ऊर्जा तैयार होती है, और आपको ऐसा एक एहसास होगा कि अगर हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 10, 10.5, 11 डिग्री तक इतना कम टेम्परेचर आता है, ओके, उससे कम नहीं होता, लेकिन वो टेम्परेचर में भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि ठंडी नहीं, ओके, इतनी बॉडी इतना रिएक्ट करती है, ओके, ओके, इतनी उसमें फ्रेशनेस आती है, उतनी उसमें ऊर्जा बन जाती है। वो ऊर्जा जो है वो शरीर के लिए काफी ऑटोमेटिक हीट जनरेट करती है। यस, तो वो स्नान करके आप साधना करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके, सो योगा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डाइट है या किसी को ऐसा है कि यही डाइट फॉलो करना चाहिए? तो देखिए, पहले तो योगा करने से पहले आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। अच्छा, आप एम्प्टी स्टमक करेंगे तो अच्छा है। देखिए, आप कभी भी खाएंगे तो आप थोड़ा सा मन आपका थोड़ा चंचल हो जाता है। ओके, आप ज्यादा खाएंगे तो आपको सुस्ती आएंगी, राइट? आप नहीं खाएंगे तो आपको वीकनेस होता है। लेकिन मॉर्निंग का ऐसा वक्त है जब भी आप बॉडी एकदम फ्रेश है, ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। भूख कब लगती है? जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हमारा वातावरण उष्ण वातावरण है, ओके, ये उष्ण वातावरण में आपको भूख लगने के बाद ही खाना है। ओके, हम ज्यादातर मिस्टेक ये करते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर के साथ जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे बाहर गए हैं,
और वो क्या करते हैं वो हम फोन पे या वीडियो कॉल पे सुनते हैं और उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। यहाँ पे आपको पसीना बहाना है और भूख लगने के बाद ही खाना है। वहां पे भूख अपने आप आती है क्योंकि ठंड की वजह से बॉडी रिएक्ट करती है। इसलिए मैंने वो केमिस्ट्री का वो फॉर्मूला बोला कि एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हेस्टेंस इन कोल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ठंड में भूख लगती है, गर्मी में प्यास लगती है, और हमारा वातावरण ज्यादातर उष्ण है, गर्म है। तो हमारे एनवायरनमेंट में हमको सवेरे जनरली कुछ खाना नहीं चाहिए। आपको एम्प्टी स्टमक आपको साधना करनी चाहिए। अगर आपको योगासन करते हैं जहाँ पे आप एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं, जहाँ पे काफी एनर्जी जनरेट होती है, ओके, तो वो करने के बाद में, भूख लगने के बाद में आप खाना खाए तो अच्छा रहता। और अगर आपको ज्यादा पसीना आया तो ये बेहतर होगा कि आप स्नान करें, फिर बाद में अगर ऑफिस जाते हो तो आप ड्रेसिंग हाफ ड्रेस करो, कि आपके जैसे बनियान पहनो, कि आप ब्रेकफास्ट कर लो और बाद में आपका शर्ट पहन के आप बाहर निकले। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सवेरे साधना करते हुए कुछ खाए ना, उसके बाद ही आपको आहार लेना आवश्यक है। ओके, सो डाइट का हमारे लाइफ पे क्या असर हो जाता है? देखिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना तो चाहिए, खाना खाएंगे तभी आपको एनर्जी आएगी, ओके। लेकिन आपके खाने में आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन भी आवश्यक मात्रा में होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके साथ में कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि एक तो आप खाते हैं तभी आपको ज्यादा से ज्यादा चबाना है, ओके, ओके। एक कहावत है, कम खाना ज्यादा चबाना यही तंदुरुस्ती का खजाना। कम खाना यानी कुछ कम खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने शरीर को आवश्यकता है उतनी। ओके, खाना कितना है, जब भी आपको डकार आती है, बब्स, तो एक इंडिकेशन है कि आपको यहाँ रुकना है, कि आपका पेट एक लेवल पे भरा है। इससे ज्यादा खाओगे तो अपचन होगा, ओके, ओके। दूसरा है ज्यादा चबाना। आप जितने चबा के खाओगे वो एक फ्लूइड के जैसा होके नीचे से आपके विंड पाइप से नीचे आराम से उतरना है। ओके, जितना चबाओगे उतने शरीर आपके मुंह में लाळ तैयार होगी। वो लाळ में जब भी मिक्स होता है तभी वो आसानी से नीचे जाता है और लाळ आपका पचाने का काम करता है। पचाने में काफी सारा उसका सपोर्ट है। बाकी आपके एंजाइम जो जनरेट होते हैं, आपका इंसुलिन जनरेट होता है, वो भी आपके पचन में, जो शरीर के आपका ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपके जो फ्लूइड्स तैयार करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो पूरी आपका डाइजेशन पूरा करता है और आपको एनर्जी सप्लाई करता है। लेकिन शुरुआत लाळ से होती है, तो जितना आप ज्यादा चबाएंगे उतना अच्छा। दूसरा आपको ख्याल ये लेना है कि खाते खाते कभी पानी नहीं पीना है। आप खाते वक्त पानी पिएंगे तो आपकी लाळ जो है वो डाइल्यूट होगी, वो पतली होगी, ओके, या डाइल्यूटेड सलाइवा है, उसकी वजह से शरीर में पित्त होगा, कफ होगा, ओके। और ज्यादा मात्रा में कई लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत है, उनके शरीर में देखो फैट्स बहुत ज्यादा है। ये चीजों का ध्यान रहना है। और पानी के ऊपर है बात चल रही है तो इसलिए मैं और भी बोलूंगा मैं कि आपको एक आदत बनानी है कि खाने से पौना घंटा पहले और खाने के कम से कम 1 घंटा बाद में ही पानी पिए। अगर 1.5 घंटा तक रुक सके तो अच्छा है। आपका खाना जो है, आपके लाळ और आपके जो पाचक रस आपके ऑर्गन्स तैयार करते हैं, आपका स्वादुपिंड, आपका पैनक्रियास या आपके लीवर जो बाइल्स तैयार करते हैं, उसके ऊपर आपका डाइजेशन पूरा होता है। उसमें पानी की मात्रा नहीं जानी चाहिए। जो नेचुरली आपके सब्जियों में पानी होता है, आपके फ्रूट्स में पानी होता है, फ्लूइड रहते हैं, लिक्विड रहता है, वो ठीक है। लेकिन आपको और एडिशनली पानी नहीं पीना है। जो नेचुरल जूसेस है, जो खाने में है, दैट्स फाइन। ये अगर ऐसा होगा और ये अगर आप शेड्यूल पालेंगे कि 45 मिनट्स पहले, ओके, तो पानी आपका जो पेट में गया है वो यूरिन ट्रैक्ट में गया और पेट खाली है। और खाना खाने के बाद पूरा हजम होके जब भी एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, उसके बाद में पानी आवश्यक होता है। जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, फास्टिंग और रनिंग। जब भी फास्टिंग ब्लड आपका लेने के बाद में आपको 2 घंटे बाद बुलाते हैं। पहले कहते हैं कि आप कुछ खा लो, जब तक आप खाओगे तब तक 30 मिनट्स तो लगेंगे। उसके 90 मिनट्स बाद में आपको दूसरा टेस्ट होता है, रनिंग ब्लड शुगर। तभी आपका बराबर, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है पता होता है। क्योंकि रनिंग ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा होता है। वो ज्यादा क्यों गया? क्योंकि ग्लूकोज आपके खून में आ गया, जिसको हम शुगर कहते हैं, राइट। तो वो ग्लूकोज पूरे मात्रा में आपके खून में उतरने के लिए खाने के बाद 1.5 घंटे बाद ही पूरा हो जाता है। मतलब आपका डाइजेशन पूरा हो गया, उसके बाद में आप पानी पिए।
ओके वो प्रोसेस जो उसको डिस्टर्ब ना करे, ओके इसके लिए वो पानी बीच में ये गैप रखना बहुत जरूरी है। मात्र खाने के बाद आप 2 घुट पानी, एक बड़ा सिप या 2 छोटे सिप आप पानी पी सकते हैं, ताकि आपका विंड पाइप जो है वो क्लीन रहे। ओके नहीं तो आपको वो एक कफिंग आएगा, या आप कहते हैं ठसका जैसा, Yes, yes. वो नहीं आना चाहिए। सो अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन भी सही है। देखिए, आहार 3 प्रकार के होते हैं, ओके एक सात्विक, राजसी और तामसी। ओके तो सात्विक आहार है, देखिए वातावरण के हिसाब से आपको पहले खाना है। हमारा उष्ण वातावरण है, ये उष्ण वातावरण में हमारा पचन अच्छा होने के लिए और हमारे शरीर की मजबूती मेंटेन करने के लिए हमको सात्विक आहार ही बहुत जरूरी है। तो सात्विक आहार क्या है आपका? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारा जो धान रहता है, ग्रेन्स, ओके। लेकिन ग्रेन्स और हमारा जो कड़धान्य बोलते हैं मराठी में, ओके, जो आपके सीरियल्स रहते हैं, दालें रहती हैं, वो जितने आवश्यक उतने प्रमाण में होना है, ओके। तो आप, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि हम चावल या रोटी ज्यादा खाते हैं और सब्जियां कम खाते ओके हैं, ओके। उसका पचन पे काफी असर होता है। आपके आहार में पहला फल होना चाहिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ज्यादा से ज्यादा फल खाएंगे तो बहुत अच्छा है, ओके क्योंकि देखो, जैसा ही वक्त, दिन का वक्त जैसा बदलता है, वैसा आपके बॉडी की कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की क्षमता उसके हिसाब से बनती है। अर्ली मॉर्निंग आपके जो एंजाइम्स जो शरीर में होते हैं वो फ्रूट्स अच्छे एक्सॉर्ब करते हैं, आप पेट भर फ्रूट्स खाइए। दोपहर का आपका नॉर्मल खाना खाइए, ओके। और शाम का खाना जितना जल्द हो सके और जितना हल्का हो सके उतना अच्छा है, ओके क्योंकि शाम को हमारे एनर्जी लेवल बहुत कम रहती है, बाहर की एनर्जी भी नहीं रहती, क्योंकि हमारा सूरज भी ढला हुआ रहता है, ओके। तो अभी टाइप ऑफ खाना, ओके, कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए, आपके फल, सब्जियां और धान्य, जिसमें डालें भी जरूरत है, ओके, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन की भी जरूरत है, ओके। लेकिन वो एक कम मात्रा में होना चाहिए। जैसा हम आजकल हम देखते हैं दाल बनाते हैं, एकदम थिक बनाते हैं, ओके। तो इतने थिक खाओगे तो आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। अगर एब्जॉर्ब करने की क्षमता से ज्यादा खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ओके। और कॉन्स्टिपेशन से काफी बना आपका उसका कार्डियक रिलेटेड भी, उस कार्डियक के इश्यूज के साथ रिलेशन आता है। कैंसर तक की बीमारी जो होती है, ज्यादातर उसका कारण है कॉन्स्टिपेशन, और उससे जो गैसेस पैदा होती है जो खून में आते हैं और खून की खराबी होती है, वहीं से सब शुरुआत होती है, राइट। तो बेस्ट आहार हमारे लिए है सात्विक। दूसरा है राजसी। राजसी मतलब उसके अंदर थोड़ा सा मिठास आ जाता है, या दूध के कुछ प्रकार आ जाते हैं, या दाल के रिलेटेड कुछ चीजें, कंडेंस मिल्क के जैसा हम पेड़ा, बर्फी, लड्डू, ये सब चीजें खाते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा तेल का वापर जरा ज्यादा होता है, तेल घी का वापर ज्यादा होता है, ऐसा उसको राजसी। राजस्थान गुजरात साइड थोड़ा ज्यादा ही हाँ, ऐसे नहीं, अभी पूरा भारत देश में अभी, ओके। देखो, राजस्थान का जो आहार है उनका, वो देखोगे तुम तो वहां पे हीट ज्यादा है और ठंड में ठंड ज्यादा होती है, ओके ओके। मुंबई का एनवायरनमेंट कैसा है कि जनरली ठंड ज्यादा नहीं होती, गर्मी के टाइम पे भी गर्मी ज्यादा नहीं होती, पसीना बहुत आता है। अब साउथ में जाएंगे तो ज्यादातर गर्म एनवायरनमेंट है, ओके, और लोग काफी मेहनत करते हैं, तो वहां पे चावल, सांबर, ये सब चीजें ज्यादा, चावल ज्यादा खाते हैं, लेकिन उसके साथ सांबर खाते हैं। सांबर किसका बनता है? ज्यादातर सब्जियां रहती है, कद्दू, लौकी, ये सब चीजों को वापर ज्यादा होता है। तो जितने फ्लूइड जाने हैं बॉडी में, ओके, और विटामिन वगैरह जाने हैं, वो भी चावल के साथ ज्यादा जाते हैं, लेकिन लोग इतने मेहनत करते हैं कि वो सब हजम कर पाते हैं। तो आपके हजम करने की कैपेसिटी कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो एक हो गया सात्विक, दूसरा है राजसी, दूसरा है तामसी। तामसी यानी ये जो मांस, ओके फ्लैश, ओके तो आप जितना फ्लैश खाओगे, तो कैसा है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे वहां पे फ्लैश ज्यादा है, ओके आप इस्लामिक कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे फ्लैश ज्यादा है। यस लेकिन आप इस्लामिक कंट्रीज में अगर जाओगे, और ये इस्लाम में कंट्रीज में जो रिलीजन है, वहाँ के उनकी जो पद्धति आप देखेंगे तो ज्यादातर मांसाहार है वहां पे, लेकिन उनके वातावरण में आप देखोगे तो वहाँ बारिश की कमी है, ओके आपको धान मिलेगा नहीं, यस यस राइट।
तो क्या होता है, उस वातावरण में जो मिलता है वही इंसान खाएगा, एग्री। राइट? लेकिन वो उसका हजम हो, इसलिए भी उन रिलीजन्स में भी कुछ प्रोविजन दिया है लोगों को। रिलीजन इसलिए बने हैं कि आदमी का जिस वातावरण में रिलीजन बना है, उस वातावरण में इंसान को अच्छा जीने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, उसके अंदर आपके आहार, विचार, विहार सब कुछ आ गया। ओके। ओके, जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, वहां पे मांसाहार ज्यादा है। ओके, लेकिन वहां पे इतनी ठंड होती है कि आप जो खाओगे, हेवी चीजें अगर खाओगे, वो भी आप हजम करोगे। हमारे भारतीय एनवायरनमेंट में आप देखोगे तो आपका यहाँ से पसीना आता है, यानी बॉडी आपके फ्लूइड्स रिलीज करती रहती है, फ्लूइड्स की कमी रहती है। ओके, और आप हेवी खाना खाओगे तो हजम कैसा होगा, बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी? वहां पे फ्लूइड, आपका फ्लूइड का रिटेन रहता है। वहां पे ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उसके वजह से कुछ चैलेंज आ जाते हैं। यहाँ पे विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये उष्ण एनवायरनमेंट है, लेकिन फिर भी आजकल आ रही है इसकी वजह से, क्योंकि हम बाहर ही नहीं उतरते। उसका कारण है आलस। ओके, मेन है कि आपका ये जो लेजीनेस जो है, क्या लेट उठना, धूप में नहीं जाना, लोगों को चिंता होती है कि उसकी चमड़ी जो गोरी है वो काली पड़ेगी। ओके, लेकिन अंदर गोरापन है क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए खाना पीना, आपके विचार, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप जितना तामसी खाना खाओगे, जितना मांसाहार करोगे, उसका आपका शरीर पे असर आएगा। एक तो आपको हजम करने में काफी टाइम वक्त लगता है। जैसे आप फल खाते हैं, घंटे 2 घंटे में आपका वो हजम हो जाता है। आप सब्जियां खाएंगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वक्त लगे, क्योंकि उसका फाइबर जो है वो फलों से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। आप ग्रेन्स खाओगे, धान्य खाओगे, चावल, रोटी, सब्जी, उसका और भी ज्यादा वक्त लगता है। आप ज्यादा मात्रा खाओगे, जैसा हमारे कई के लोगों में आप देखते हैं कि चावल ज्यादा खाते हैं, तो उसका हजम होने में और वक्त लगेगा। ओके, और आपका जो वेस्ट खाना खाने के बाद हाथ में जब भी उतरता है, तभी उसका मूवमेंट स्लो होता है, फिर उसका कॉन्स्टिपेशन होता है। यस यस। ओके, मांसाहार खाओगे तो और भी ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि उसका फाइबर तो और भी मजबूत है। यस। ओके, हम तो खाते नहीं है, लेकिन कभी खाया है, जब भी समझ में आया तभी छोड़ दिया। ओके, तो जब भी तो आप जितना आपका जो खाना जो खाते हैं, उसका जो फाइबर जो है, वो जितना ज्यादा जाड़ा है या जितना मजबूत है, उतना आपका डाइजेशन के ऊपर। आप नॉनवेज खाओगे तो कभी कभी वो हजम होने में 16-18 घंटे भी ज्यादा है, कभी 24 घंटे भी लग सकते हैं। ओके, क्योंकि उसके बॉडी में जितने फ्लूइड्स तैयार होंगे उसको पुश करने के लिए, तभी होंगे। और अगर वो उसका जो फॉर्मेशन जो है अंदर, वो हाथ से जब भी नीचे उतरता है, तभी जितना ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना उतना अंदर घर्षण होगा। जितना घर्षण होगा, उतने वहां पे जख्में होंगी, जिसके हम कहते हैं अल्सर्स। ओके, जिनको भी अंदर की बीमारी है, पेट में बीमारी है, अल्सर्स है, उनका आहार ही गलत है। और वो कब पता चलता है, जब एंडोस्कोपी होती है। ओके, तो वो नौबत ना आए। ओके, जैसा हमारे बच्चे भी अभी बाहर है, हमारे एक बेटा बाहर है, भाई का एक बेटा बाहर है, वहां पे वो मांसाहार करते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी सुना नहीं है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, क्योंकि कई सालों से वो वहां रहते हैं, तो उस वातावरण की उनकी बॉडी को आदत पड़ी है, और उस वातावरण में जो खाना पीना है उसके हिसाब से उनका आहार है। लेकिन वो जब भी यहाँ आके रहेंगे, तभी उनको आहार बदलना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपका आहार जितना सात्विक हो, फाइबर में जितना लाइट हो, पचन में आप जितना चबा के खाओगे, और आपके जो खाने पीने की जो वक्त है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो अभी ये नया कंसेप्ट आया है, केटो डाइट या वेगन डाइट, तो उसमें आपका क्या ख्याल है? लाइक दूध पीना सही है या नहीं है, या केटो डाइट सही है? देखो, पहला तो आप जितना सात्विक होगा उतना अच्छा है। ओके। दूध के बारे में आपको मैं मेरे विचार बताता हूँ ओके। कि इंसान ये एक ही जानवर है जो अपना बचपन के बाद भी दूध पीते रहता है। ओके। इसलिए पनौती उसके पीछे रहती है। अच्छा। ओके। दूध पहला हजम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मैंने जो बचपन में देखा है, आपको बताता हूँ कि जब भी मेरे छोटे भाई बहन थे, उनको माँ दूध पिलाते वक्त मैंने देखा है कि जनरली कैसा है कि बच्चा 5-6 महीने का हो गया उस जमाने में, कि तब तक 5-6 महीने तक उसको माँ के दूध पर ही रहता था। लेकिन जैसा बच्चा बड़ा होता है, तभी उसको
थोड़ा सा आहार उसका बढ़ाना चाहिए, तभी बाहर की चीजें देते हैं, जैसे दाल या फिर थोड़ा सा चावल वगैरह नरम करके उसको देते थे, या फिर बकरी का या गाय का दूध देते थे। ओके, लेकिन बकरी का या गाय का दूध देते वक्त भी वो उसको आधा दूध और आधा पानी डाइल्यूट करके देते थे। देखो, इंसान के शरीर का माँ का दूध और गाय बकरी का दूध है, उसमें भी अंतर है। ओके, हमारे दूध में जो प्रोटीन लेवल है और उनके दूध में प्रोटीन लेवल है, उसमें फर्क है। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखो, कोई एक बकरी बोलो या फिर कोई हिरन बोलो, जंगल में आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा, नेट जियो पे वगैरह, हाँ, या फिर जिराफ हो या भैंस हो या नील गाय हो, इनका बच्चा पैदा होने के बाद में उसको खड़ा होने में कितना वक्त लगता है? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। 1 घंटा। वो जैसा उसके ऊपर जो फ्लूइड्स रहते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स रहते हैं, वो माँ जो है वो चाटती है ताकि उसको वो निकलने के बाद में उसमें बॉडी में गर्मी आ जाती है। गर्मी आने के बाद में उठने की कोशिश करता है। 4 पैर, उसके 4 पैर है, तो चारों पैर में उठने की कोशिश करता है। उठने के बाद में जैसे माँ के स्तन उसके मुंह में आते हैं, थोड़ा सा दूध उसके मुंह में आता है, उसमें प्रोटीन लेवल इतनी ज्यादा होती है कि एक उसके अंदर अपने आप एनर्जी तैयार हो जाती है। उसमें इतनी एनर्जी तैयार होती है कि वो माँ के साथ, माँ के स्पीड में भागने की उसकी एनर्जी तैयार होती है। क्योंकि जब भी वो पैदा होता है तभी वहां पे लक्कड़ बग्गे या दूसरे हिंसक प्राणी उसके आने का इंतजार करते रहते हैं ताकि वो उठा के उसका अपना पेट का सेवन कर सके। ओके, लेकिन सभी को भगवान ने बराबर दिमाग दिया हुआ है। ओके, नेचर ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली। ओके, तो आपको, तो वो बच्चा किसी हिंसक प्राणी के हाथ में ना आए, इसलिए माँ भी एक तो सुरक्षित जगह सिलेक्ट करती है। ओके, और बच्चा पैदा होने के बाद जैसा पहला उसको दूध मिलता है और अपना एक एनर्जी तैयार होती है, तो वो माँ के साथ, माँ की स्पीड में भागने की तैयारी में आ जाता है। कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में ये होता है। हमारा जो बच्चा होता है उसको खड़ा रहने में पहला 1 साल लगता है। और अगर कोई एक जनरली एक बुजुर्ग के हाथ में भी ना आए, इतना भागने के लिए, इतना एजाइल बनने के लिए उसको कम से कम 4-5 साल लगते हैं। यानी आपको इसमें समझना चाहिए कि उसमें माँ के दूध में और वो दूध में प्रोटीन का डिफरेंस कितना है। ओके, उसमें प्रोटीन ज्यादा है। अभी वो प्रोटीन हम हजम कर पाएंगे, और जो ज्यादा पीते हैं, ओके, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। ओके, एक बात है। दूसरा है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अगर पीना है, हमारा शास्त्र कहता है, और मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं उसका पालन करता हूँ, कि आपको अगर दूध पीना है तो आपको गाय का दूध पीना है, देसी गाय का। बकरी का पी सकते हैं, लेकिन बकरी का दूध अगर आप पियोगे तो उसके बच्चे को क्या मिलेगा? गाय का दूध जो है, गाय का दूध अधिक मात्रा में देते हैं, इसलिए उसके बछड़े के लिए भी छोड़ते हैं और बचा हुआ हम भी पीते हैं। गाय के दूध, हमारे देसी गाय के हैं, उसके अच्छे गुण हैं जो हमारे शरीर के लिए पोषक है। लेकिन आपको कम मात्रा में पीना चाहिए। अगर पीना है तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि शाम के वक्त आप पी सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, शाम के जो एंजाइम्स है दूध एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको शाम को खाना नहीं मिला, तो आप दूध पी सकते हैं, लेकिन उसका प्रोटीन जो अगर अधिक मात्रा में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा शास्त्र भी कहता है उसके अंदर हल्दी मिक्स करके फिर बाद में दूध उबाल के, ओके, तो हल्दी के इफेक्ट आते हैं, वो टर्मरिक के इफेक्ट आते हैं, शरीर के लिए पोषक होते हैं, तो वो आपका दूध हजम होने में आपके लिए अच्छा रहता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, भैंस का दूध जो है हजम करना इतना आसान है। प्राणी जितना स्ट्रांग है, भैंस तो गाय से काफी स्ट्रांग है, उसका दूध जो होता है ज्यादा थिक होता है। और आपको कहीं ना मिला, तो आप जितना कम मात्रा में और जितना डाइल्यूट करके पिएंगे उतना अच्छा। और मैं ये कहूंगा लास्ट, सॉरी मैं आपको स्ट्रेच कर रहा हूँ, आप बाहर का दूध पीते हैं 10 बार सोचिए। आप पैक्ड जो फूड आता है तो उसके साथ जो क्या क्या मिला रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स का आपके बॉडी में क्या असर होता है, आप जो भी बाहर की चीजें लेते हैं उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स है उसका बॉडी पे असर होगा ही होगा। जैसा खेत में आप गोबर डालिए और उसके जो खेती होती है, उसके जो आपका जो फल होता है, उसके जो आपकी सब्जियां होती है, उसकी क्वालिटी देखिए, और आप रासायनिक खतें डालिए, आप केमिकल्स डालिए, ओके, केमिकल जो फर्टिलाइजर आते हैं डालिए, उसका असर अलग, ओके, उसका बॉडी पे असर तो होता ही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। ओके, सो
एथलीट के लिए दूध पीना सही है, वो जिम वगैरह करते हैं उनके लिए दूध पीना सही है, या किसी को भी कम मात्रा में ही? देखिए, एथलीट्स होते हैं या फिर आपके जिम के लिए जाते हैं, उसमें जितना बर्निंग होता है उसके मात्रा में, उसके हिसाब से आपको प्रोटीन्स लेना है। दूध में प्रोटीन है, कैल्शियम है, ओके? तो आपको आप ले सकते हैं, लेकिन आपका वर्कआउट कितना है उसके हिसाब से है। आप कितना पसीना बहाते हैं, आप बॉडी को कितना स्ट्रेच करते हैं, आपके लिगामेंट्स के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर कितना स्ट्रेन आता है, उसके हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। ओके? दूध में वैसे गुण है, लेकिन आप, जैसा मैंने पहले कहा कि आप कौन से प्रकार का दूध पीते हैं। ओके? ये और जो जैसा हम बोल रहे हैं देसी गाय का दूध बहुत अच्छा है, सबके लिए उपलब्ध है क्या? नहीं है, हम जानते हैं। ओके? लेकिन उसका जब भी डिमांड बढ़ेगा तो अपने बाद कुछ ना कुछ तरीके आएंगे। जैसे पहले लोग शुगर खाते थे, अभी लोगों को पता चला है कि उसके अंदर भयानक केमिकल्स है, इसलिए शुगर बंद कर रहे हैं, अभी गुड़ की तरफ मुड़ रहे हैं। एक जमाना था, अभी हिंदुस्तान में शुगर था ही नहीं, ब्रिटिश आए, इंग्रज आए और उन्होंने तभी शुगर आई, तब तक हम गुड़ पे थे। गुड़ इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आयन है, जिसकी बॉडी में जरूरत, आपका हेमोग्लोबिन अप करने के लिए, ओमेगा लेवल मेंटेन करने के लिए आपको आयन की जरूरत है, वो गुड़ में आयन है। ओके? लेकिन हमने क्या किया, उन्होंने आसान तरीके निकाले। वो उनके प्रांत में तो ये शक्कर खा सकते हैं, शुगर खा सकते हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके? तो गुड़ है, अगर नेचुरली गुड़ पैदा करेंगे तो उसके अंदर केमिकल नहीं होता है, लोगों को ये पता चला है, तब ये लोग गुड़ की तरफ मुड़ रहे हैं। ओके? तो ये जो है, ये जो चेंजेस है, ये जानना जरूरी है कि हम क्या खाते हैं, हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, उसका थोड़ा अभ्यास करना, खुद को थोड़ा परीक्षण करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो दूध आप अगर पीते हैं या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उतने मात्रा में उनको प्रोटीन्स मिलना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन जिन जिन चीज में है, जैसा आप जिम में जाते हैं, वो प्रोटीन का भरमार बहुत ज्यादा होता है। ओके? वो मसल्स मेंटेन करने के लिए, लेकिन और कुछ अच्छे ट्रेनर जो होते हैं वो बराबर गाइड भी करते हैं। ओके? कि आपको कितने मात्रा में लेना है, 60 ग्राम लेना है, 40 ग्राम लेना है, आपकी शरीर कितना है, आपका एज कितना है, आपका वर्कआउट कितना है, इसके हिसाब से वो गाइड करते हैं। लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसका सोर्स क्या है प्रोटीन का, वो सही है कि नहीं है। ब्रांडेड मटेरियल जितने भी आते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना मैं किसी की बदनामी करना चाहता हूँ, ये हमारे आवश्यकता के लिए ये सब चीजें उपलब्ध है, लेकिन हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको जानना चाहिए। किस किस चीज में प्रोटीन, हमारे नेचुरली किस किस चीज में प्रोटीन है। लोग अंडा खाते हैं, ओके, प्रोटीन के लिए, ओके, अच्छा है, लेकिन अंडा किस अवस्था में खाना है, उसका जो व्हाइट है उसमें प्रोटीन है, येलो जो है वो फ्लैश है, उसमें आप ज्यादा खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ओके? वो जो जितना आप कच्चा खाएंगे, कच्चा नहीं खाना, कच्चा कोई खाएगा नहीं, जितना स्क्रैम्बल करके खाएंगे, अगर बॉईल करके खाएंगे, जितना कम बॉईल करेंगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है। खाना वैसे भी जितना आप कच्चा खाएंगे उतना बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन सबको आदत पड़ी है पका के खाने की। ओके? तो आप अगर अंडा खाएंगे तो आप जितना कच्चा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा और ठीक होगा। तो आप जब भी खाते हैं और गले से नीचे जाता है, तभी देखो चिटक चिटक के जाता है, फ्रिक्शन होके जाता है। आप आलू खाइए, पोटैटो, हाँ, जितना ज्यादा बॉईल करोगे उतना नरम होगा, जितना नरम होगा उतना नीचे से जाते वक्त आपका अटक जाएगा, और जितना थोड़ा सा कच्चा रहेगा वो जल्दी जाएगा, हजम भी अच्छा होगा, आपकी लार उसको हजम करेगी। लेकिन वो स्टिकी हो गया और आपके अंदर हाथ में दीवाल है, वॉल जो है उसके ऊपर चिटक गया, तो आपका नीचे जाने में टाइम लगेगा, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, उससे दूसरे कुछ आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस पे प्रेशर आएगा। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। तो फिजिकल वर्कआउट जो करते हैं उसके मात्रा में उसका आहार होना चाहिए। जैसे कोई नॉनवेज खाते हैं, ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो खाते हैं खाइए, लेकिन वो आहार के अंदर मसाला और आपका तेल, ऑयल कितना जाता है देखिए, उसके अंदर ऑलरेडी फैट्स है, उसका फाइबर स्ट्रांग है। ओके? आप कुछ मात्रा में खाते हैं तो आप बॉईल करके खाइए या रोस्टेड खाइए, मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, शरीर पे तो जोर तो डालता ही है, लेकिन आपका वर्कआउट ज्यादा है, आप खेती में ज्यादा बहुत काम करते हैं और आप खा सकते हैं, आप खाते हैं और आप उतना वर्कआउट करके वो हजम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जितना कम मात्रा में हो उतना अच्छा है, जितना रोस्टेड या बॉइल्ड है उतना उसके लिए अच्छा है। आप अगर वो फ्राई करके खाएंगे
उसके अंदर या आपका ग्रेवी में ऑयल ज़्यादा होगा या मसाला ज़्यादा होगा, उसका आपका लिवर के ऊपर लोड डालेगा ही डालेगा। ओके। लिवर सिरोसिस जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। यस। नॉन अल्कोहलिक क्या है? लीवर कहते हैं। हाँ, तो नॉन अल्कोहलिक क्या है? कि ये आपको ये जो आप मसाले जो यूज़ करते हैं ज़्यादा प्रमाण में, ओके? और या फिर ऑयल्स वगैरह जो जाते हैं बॉडी में, उनको पुश करने के लिए लिवर के ऊपर लोड आता है ना, उनके उसको ज़्यादा एंजाइम जनरेट करने पड़ते हैं। तो हर एक चीज़ एक स्टेबल लिमिट में रही, आपके वर्कआउट के हिसाब से, ओके? तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल ज़्यादा तकलीफ ये है कि बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स देखता हूँ मैं, या जो भी सर्विस में जाते हैं या जो भी कुछ बिज़नेस में है, जो ऑफ़िस बेस्ड है, उनका वर्कआउट बहुत कम होता है और खाना वर्कआउट से ज़्यादा होता है। ओके। आप जो भी खाना, भले आप कितना भी हल्का खाना खाइए, ओके? लेकिन आपका खाना वर्कआउट से ज़्यादा होता है। ओके। इसी वजह से बीमारी होती है। इससे भी हमको सावधान रहना है। ओके, सो अभी डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंट डाइट मेंशन किए हैं। जैसे क्रिश्चियन में नॉनवेज खाना इज ओके, हिंदूज में ब्राह्मण वगैरह है वो वेज खाते हैं, मुसलमान में दे आल्सो ईट द नॉनवेज। सो इसका क्या मतलब है? लाइक डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंट डाइट क्यों है? लाइक अभी रहते तो सब साथ में है, लेकिन रिलीजियंस के आधार पे डाइट डिफरेंट है, ऐसा क्यों? तो देखो, वो एक वातावरण में बना, ओके? तो आप देखेंगे नॉनवेज खाने वाले कौन है? ज्यूज है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, पारसीज है, वो मिडिल ईस्ट से आ गए, ओके? तो वहां पे वही आहार अवेलेबल था। ओके। बारिश नहीं थी, तो आपको पेड़ नहीं थे, तो आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी, वही आहार था, ओके? और रिलीजन में भी प्रोविजन किया है कि आपको सीख दी है कि वो हजम होने के लिए आपको क्या करना है, ओके। राइट? ये एक बात होगी। उसके साथ में उपवास भी है, उपवास करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसा इस्लाम में वो रमजान के महीने में तो स्ट्रिक्ट उपवास रहता है, ताकि 11 महीनों में आपकी बॉडी में जो अगर कभी कुछ खराबी हुई हो तो उसका पूरे टॉक्सिन्स रिलीज हो, ओके। ओके? और आप यू आर रेडी टू फाइट फॉर अनदर 11 मंथ्स टिल द नेक्स्ट रमजान। ओके। ओके। वैसे आप भारतीय मूल में आएंगे तो यहाँ का वातावरण ही ऐसा है, ओके? कि जैसे 3 प्रकार के वातावरण है, ठंड भी है, गर्मी भी है और थोड़ा सा मॉइस्चरस भी है बारिश के दिनों में भी, यस, यस। ओके? तो उसके हिसाब से तो आपका आहार बदलते रहते हैं। अगर आपको कैलेंडर के हिसाब से जाएंगे तो आप देखिए, पहला हमारे जनवरी में आता है संक्रांत, यस। जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है ओके। तो तिलगुल खाते हैं, यस, यस, यस। ओके? बाद में शिमगा बोलते हैं हम, ओके। हाँ, ओके? होली के टाइम पे Yes. पूरन पूरी खाते हैं, ओके। ओके? उसके बाद में अप्रैल मई में, चैत्र वैशाख में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाते हैं। क्यों सब्जियां खाते हैं? क्योंकि हीट होती है, ओके। प्यास लगती है, यस। तो आप सब्जियां ज्यादा खाते हैं, ओके। ओके? जैसा फिर बाद में ज्येष्ठ आषाढ़ बारिश होती है, बारिश होती है तब क्या होता है? आपकी जमीन में पानी जाने की वजह से जमीन में जो कीड़े हैं वो पेड़ पौधे के ऊपर आते हैं, ओके। इसलिए सब्जियां कम करते हैं, यस, यस। ओके? तभी कडधान्य के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, ओके। ओके? आपके दालें वगैरह ज्यादा खाते हैं। जैसे किनार पट्टी में, किनारा का जो बाग है वहां पे समुंदर एक्टिव रहता है, इसलिए मछुआरे अंदर जाते नहीं है। तो अप्रैल मई में लोग सूखी मछली घर में रखते हैं, तो इन दिनों में सूखी मछली खाते हैं जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो, ओके? या तो फिर दालों के ऊपर चना, मटर, शेंगदाना, ये सब चीजें घर में भरी रहती है। अभी इससे पित्त बढ़ता है तो श्रावण में उपवास करते हैं, ओके? बारिश कम होती है, फिर सब्जियां खाना शुरू होते हैं, ओके? जनरली इंडियन डाइट में कैसा है कि फिर श्रावण में नॉनवेज खाते नहीं है, फिर श्रावण जाने के बाद में भाद्रपद आता है, श्रावण में सोमवार को उपवास भी करते हैं, ओके? तभी उपवास करना भी इतना ही जरूरी है, आपके बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना है। इंटेंट क्या है कि बॉडी को डिटॉक्सिकेट करना है। फिर भाद्रपद आता है, भी भाद्रपद में है, आज चौथी है, आज गणपति का दिन है, ओके? गणेश चतुर्थी चौथा दिन है, 10वें दिन पे अनंत चतुर्थी है, ओके? इन दिन में पूजा पाठ होता है, आहार वेज रहता है। उसके बाद में पितृपक्ष आएगा, जो आत्मा गए हैं यहाँ से उनकी शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें भी वो वातावरण अच्छा रहे इसलिए। और अब नॉनवेज खाते हैं तो बॉडी आपका हीट जनरेट करती है, एक्टिव हो जाती है ज़्यादा, तो संतुलन नहीं रहता है, तो इसलिए हम वेज ही खाते हैं। उसके बाद में अश्विन महीने में पहले 9 दिन आपकी नवरात्रि है, ओके? तो उपवास रहता है,
और दशहरा के बाद जो नॉनवेज खाते हैं वो भी देखो दशहरा के बाद नॉनवेज खाना शुरू करते हैं। ओके, तो बॉडी भी आपके डिटॉक्स होते हैं। देखो बात आहार कैसे बदलते हैं। ओके, फिर अश्विन के महीने में हम नॉनवेज, ज्यादातर लोग नॉनवेज खाना। तो पहले जमाने में क्या होता था कि ये जून जुलाई अगस्त सितंबर ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और अश्विन का आधा समुद्र में जाते नहीं थे मछुआरे, तो उसके बाद में उनको मच्छी भी अच्छी मिलती थी। ओके, तो देखो कैसा एक बैलेंस था, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा कंट्रोल था। अभी ये सब हम भूल गए हैं। ओके, और हम नेचर के हिसाब से नहीं जाते, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है। देखो फल भी देखो आपको अंगूर कब मिलते हैं? दिसंबर जनवरी में। ओके, उसके भी कुछ गुण हैं। आप अंगूर ज्यादा खा के देखिए, आपको बॉडी में हीट आती है, आपकी थोड़ी सी सुस्ती आती है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी अल्कोहल का थोड़ा सा प्रमाण है। ओके, तो उसी से वाइन बनती है, राइट? वो वाइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे थोड़ा सा रेड वाइन ले लो, कि वो थिनर होता है, थिन होता है। ओके, तो दवाई समझ के आप पीजिए, लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि बोतल अगर खत्म नहीं हुई तो हमारे दोस्त लोगों को बुरा लगेगा या भगवान को बुरा लगेगा। ओके, तो ऐसा प्रोविजन किया है, जैसा आप मई महीने में जितने आपका वाटरमेलन आएगा, आपका पाइनएप्पल आएगा, आपका आम आएगा, जो रस ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी हीट ज्यादा होती है, तो वो जो पसीना बहाता है, बॉडी से जो फ्लूइड निकलता है, उतने फ्लूइड अंदर जाने चाहिए, इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। और फ्लूइड का जो आहार है वो ज्यादा होना चाहिए, इसलिए सब्जियां भी ज्यादा खाने चाहिए, फल ज्यादा खाने चाहिए। तो आहार की वजह से अब देखो ठंड में आप भूख ज्यादा लगती है, तो आप धान्य कडधान्य आप ज्यादा खा सकते हैं। तो कई लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो ठंड के दिनों में आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे ज्वारी बाजरी है, तो ज्वारी 12 महीने की है, लेकिन बाजरा जो है उसमें हीट है। नाचनी खाते हैं हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में, जिसमें कैल्शियम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए लोग खाते हैं, लेकिन वो हजम करने के लिए टाइम लगता है। तो आप ठंड में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन यही चीज आपको गर्मी में खाने नहीं है। ये बुजुर्गों को पता था, वो बराबर फॉलो करते थे, उसके हिसाब से घर में सब चीजें ला के रखते थे। अभी सब मिक्स हो गया है, जैसा बोलते हैं ना कि मिक्स्ड ग्रेन, मल्टीग्रेन। ओके, तो वो अभी मैं इसके अंदर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जो आवश्यक है उसके बारे में थोड़ा सा मेरा जो आज तक का मेरा जो अभ्यास है, जो मैं पालन करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी सेहत अच्छी है, मेरी परिवार की सेहत अच्छी है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलूंगा। उसमें जो अच्छा है वो लोग उसको स्वीकार करें। ओके, सो अभी ये जानना है कि क्या टाइमिंग पे खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट कब होना है, लंच कब होना है, उसमें लंच के बाद कुछ खाना है, वो टाइमिंग को आप थोड़ा डिफाइन। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि दिन में हमको 2 बार खाना खाए, ओके, आइडियली। ओके, फिर भी आपने सुना होगा कि वो 16 आवर्स फास्टिंग। ओके, वो 16 आवर्स फास्टिंग क्या है कि आपका पूरा हजम होना चाहिए, आपके हाथ में कुछ रहना नहीं चाहिए। आप जब भी दोपहर का खाना खाते हैं तो जनरली कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा आहार पद्धति चेंज हो गई है। अगर आपको सवेरे आप वर्कआउट करने के बाद में आपको अगर भूख लगे, नॉर्मली, मैं जिम जाने की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल आदमी की बात, अगर आप सवेरे जाते हैं आपको लगता है कुछ खाना है, आप पेट भर फ्रूट्स खाइए ना। आप कोई योगाचार्य के पास जाएंगे ना, वो भी आपको कहेंगे, हाँ, जो नेचुरोपैथ में है उनसे आप पूछेंगे तो वो भी कहेंगे आप अर्ली मॉर्निंग आपके बॉडी जो एंजाइम जनरेट करती है वो सिर्फ फ्रूट एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ओके, तो आप पेट भर फ्रूट्स खाइए, हजम करने में भी वक्त नहीं लगता। ओके, सो मॉर्निंग में क्या टाइमिंग पे फ्रूट खाना चाहिए? ऐसा कोई वक्त नहीं है, आपका शेड्यूल जो है उसके हिसाब से। जैसे खेती में जाते हैं लोग जो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, ओके, जनरली खेती में जाने वाला व्यक्ति ना कुछ खाता नहीं, ओके, ओके, और वो लिक्विड पे ऊपर है, हाँ, जैसा हमारा पॉरिज रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग आपकी बॉडी फ्रूट्स अच्छा एब्सॉर्ब करती हैं। दोपहर को आपको नॉर्मल खाना खाइए, लेकिन अगर आपको आदत लगाई आपने कि आप पहले सैलेड्स खाइए और बाद में आपका नॉर्मल खाना खाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। खाने में जो भी खाते हैं मैं भी उसके अंदर ज़्यादा आपका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सी चीज़ों की मैंने जानकारी ऑलरेडी दे दी है। लेकिन वो उसमें खाने में आपका पहले सैलेड्स आप खाएंगे और उसके बाद में आपका नॉर्मल खाना खाएंगे, जिसके अंदर ऑयल और मसाले जितने कम मात्रा में हो उतना आपके लिए अच्छा है। शाम का खाना आप जितना जल्दी खाओ
और जितना कम मात्रा में खाओ उतना अच्छा है, क्योंकि शाम को आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल आपकी लो रहती है एंड बाहर के एनवायरनमेंट में हीट ज़्यादा रहती नहीं है, ओके तो एब्जॉर्ब करना शरीर को इतना आसान नहीं होता। ओके ठीक है? और शाम को तो जनरली आपको सिर्फ सब्जी खाना है, जैसा मैं सिर्फ कद्दू खाता हूँ, अपना भोपड़ा रहता है या दूधी, जैसे सॉफ्ट फाइबर के खाना मैं खाता हूँ। और अगर कुछ खाना इधर कभी मैं घर में लेट आ गया किसी वजह से, ओके, तो मैं खाना नहीं खाता, ओके मैं सिर्फ आधा कप दूध पीता हूँ हल्दी डाल के, ओके ओके, वो भी मेरे घर में गाय का दूध आता है ओके और वो भी ऐसा सोर्स से आता है, मुझे पता है वो देसी गाय का ही दूध है, ओके ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजर बीमारी का कारण है आपका डिनर। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में भी जाओ तो शाम के खाने को बोलते हैं सपर। सपर यानी आप सूरज ढलते वक्त जो थोड़ा बहुत खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, उसको सपर कहते हैं। अभी हम वेस्टर्न कल्चर ज्यादातर अमेरिकन कल्चर में जा रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे वहां पे हैं और उनसे कुछ सुनते हैं और वो कैसे लाइफ एंजॉय करते हैं, ओके, और बाद में एंजॉय करने के बाद में कैसी सजा भुगतते हैं वो भी हम देखते हैं। तो हमको कुछ लिमिटेशन जो नेचर ने जो पैदा की है उसके अंदर ही उसके सीमित रहना चाहिए, ओके ओके। अगर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो वर्किंग क्लास है वो क्या करे, और जो भी मेरे जो प्रोफेशनल्स मेरे संपर्क में है, जो मेरे ऑफिस के पास कलीग्स मेरे संपर्क में है, मैं उनको यही कहता हूँ घर से एक डब्बा एक्स्ट्रा लेके जाइए, बाहर का खाना मत खाइए। एक डब्बा अगर आप सब्जी रोटी जो भी खाते हैं खाइए। शाम को घर निकलने से पहले 5:30 6 6:30 बजे तक लेटेस्ट आप वो खाइए, ओके, और फिर घर के लिए निकले जो ड्राइव करते हैं या ट्रेन का सफर करते हैं, आप ऑफिस में खाइए और बाद में घर में। ओके सो घर पे जाके खाना नहीं, घर पे जाके खाना नहीं खाना है। अगर आपको घर पे वो टाइम पे अगर उस वक्त अगर कुछ बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है तो दूध, अगर गाय का दूध अगर आपने ढूंढने की कोशिश की है, ओके ओके, तो आपको मिल भी जाएंगे, ओके ओके, तो आप वो हल्दी में और कम मात्रा में। इसकी बॉडी को आदत बनानी चाहिए। हमने आदत ही ऐसी बनाई है कि हम दिन भर में कुछ खाते नहीं है और रात में आने के बाद पेट भर के खाते हैं, ओके, और वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। ओके आपका खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटा आपको रुकना है, बॉडी को पूरा उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, और वो वेस्ट फॉर्मेशन के मोड में जब लगता है तभी आपको सोना है। ओके ये चीज को आपको ध्यान में रखना है ओके जनरली, लेकिन वो जो ध्यान में नहीं रखते, आप आते हैं खाते हैं और सो जाते हैं और वहां से बीमारी शुरू हो जाती है। देखिए, दिन में दूसरी बात ध्यान में रखना है, अब जितना जल्दी सोओगे उतना अच्छा है, ओके। 9 बजे तक आपको सोना है, अभी सबको पॉसिबल नहीं है, मैं बोला 10 बजे तक तो सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप घर पे आने के बाद स्नान करके खाएंगे और उसके बाद में सोएंगे तो वो वक्त जाएगा। अगर आप जल्दी आते हो तो जल्दी आते ही पहला स्नान करके आप खाना खाइए, ओके भाई, फिर बाद में आपका कुछ वर्क फ्रॉम होम रहेगा या दूसरे कुछ फैमिली रिलेटेड एक्टिविटीज रहेंगी या फिर सोसाइटी रिलेटेड एक्टिविटीज रहेंगी या रिक्रिएशन रहेगा तो करिए ना आप, लेकिन शाम को जितना हल्का खाना खाओगे और सोने से कम 2.5-3 घंटा पहले आपको खाना खाना है। जितना जल्दी सोओगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी आपकी गहरी नींद होती है, गहरी नींद तो पहली नींद होती है, ओके, तो उसके लिए आपको जल्दी उठना, जल्दी सोने की पहले आदत करनी चाहिए। और गहरी नींद जब भी होती है उसी वक्त में दिन में आपका जो डिहाइड्रेशन हुआ है, हाँ, उसमें खून की कमी होती है, वो खून का नॉर्मलाइजेशन होना, वो खून तैयार होना और नॉर्मलाइजेशन होना वो उसी वक्त होता है, जनरली 10 11 12 के दरमियान। इस वक्त आपको गहरी नींद होनी चाहिए। तो आप खाना पेट भर के खाओगे, खा के सोएंगे, आपको प्रॉपर नींद आएगी नहीं और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा। तो उसका पालन करना जरूरी है, और हम पालन करेंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी पालन करेगी। हम ही पालन नहीं करेंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी भी पालन नहीं करेंगे, ओके। और हमारा फोकस किसके ऊपर रहता है? हमारे वंश के ऊपर है, ब्रेदरन के ऊपर हमारा वंश, कि हम जानते हैं कि हम हमारे वंश के द्वारा हम जीवित रहते हैं। जब भी कोई एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तभी वो तीसरे पीढ़ी पे देखते हैं, अपने आप को अपने तीसरे पीढ़ी पे देखते हैं। जैसे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके ऊपर हम देखेंगे कि हम इनके द्वारा जीवित रहने वाले हैं। तो अगर हमको वंश को जिंदा रखना है, शास्त्रों में काफी सारा लिखा हुआ है, तो हमारे वंश को अगर जिंदा रखना है तो पहला हमसे शुरुआत। इसलिए इसका पालन, ये जो वेज क्या है, नॉन वेज क्या है, वातावरण क्या है, उस वातावरण में हमको क्या, जैसा मैंने कहा कि मिडिल ईस्ट का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वहां पे दिखने के लिए अगर दिखेगा तो बकरा दिखेगा या ऊंट दिखेगा या नील गाय दिखेंगी, दूसरा कुछ है ही नहीं।
तो उस वातावरण में आपको पेट भरने के लिए कुछ तो खाना है। जो ऊंट पे बैठ के आप सैर करते हैं उस रेतीले वातावरण में, तो कुछ मिला नहीं, तो उसी का पेट फाड़ के उसके पेट में जो पानी का बैग है उसमें से ही पानी पीते हैं। आपने उस स्टोरी सुनी, आपको पता है, और मांस उसी का खाएंगे, राइट। वो हालात ऐसे हैं। हम कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है, लेकिन आपको हालात के हिसाब से आपको जीना है, राइट। आपका जो वातावरण है उसके हिसाब से आपका डाइट होना चाहिए। मैं लास्ट लाइन इतना ही बोलूंगा कि आपकी सेहत जितनी अच्छी हो, आपके शरीर की जितनी मजबूती हो, उसके हिसाब से, और आपके एनर्जी लेवल है, इतनी जितनी एनर्जी लेवल ज्यादा उतना आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा, उसके आपके मन की स्थिरता भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। स्ट्रॉन्ग बॉडी मेक्स अ स्ट्रॉन्ग माइंड। और आपके जो भी हैं, आपके आदतें हैं, जितनी अच्छी रख सकते हैं उतना अच्छा है। पछतावा, बाद में पछतावा करने की नौबत ना आए। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, फीलिंग ऑफ गिल्ट इज बिगर देन सिन। सिन कैन बी कमिटेड, सिन कैन बी फॉरगिवन, बट गिल्ट विल रिमेन टिल द मोमेंट ऑफ योर डेथ। तो पछतावा करने की नौबत इंसान पर न आए, इसलिए जो डेली रूटीन में, हमारे लाइफस्टाइल में जो भी कुछ सही कदम उठाने हैं, जल्दी उठना, जल्दी सोना, योग्य आहार, हमारे विचार, कि ये सब चीजें सही जगह पे होना, सही आदतें रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना टाइम दिया और हम लोगों को इतनी सारी जानकारी दी। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट के साथ, किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।